नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है स्वस्थ होंगे। तो चलिए बच्चों, आज की ऑनलाइन कक्षा को आरंभ करते हैं। तो बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि दो बैलों की कथा पाठ हम आरंभ कर चुके हैं और पाठ में हीरा और मोती झूरी के जो दो बैल हैं उनकी मित्रता के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। दोनों बैलों में कितनी गहरी मित्रता है और झूरी को अपने वो बैल गया को देने पड़ते हैं। गया उन्हें लेकर जाता है, लेकिन एक बार वहां से भागकर आ जाते हैं और गया जब दोबारा उन्हें लेकर जाता है तो उन्हें खूब मारता पीटता है और साथ ही साथ अपने बैलों में और उनके हीरा और मोती में काफी भेदभाव करता है। उन्हें खाने के लिए सिर्फ सूखा चारा देता है, जिस पर बैल क्या होते हैं, बहुत ज्यादा अपमानित महसूस करते हैं, बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। तो यहाँ पर आरंभ करते हैं, आगे आरंभ करते हैं। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए, तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते। क्या कहते हैं कि दूसरे दिन उसने गया ने दोनों बैलों को काम पर लगाया, उन्हें हल में जोता, और इन दोनों ने क्या किया, एकदम से क्या काम करने से एकदम से मना कर दिया कि गया उन्हें मारते मारते थक गया, कि उसने उन्हें खूब मारा। काम वो करना नहीं चाहते थे, कर नहीं रहे थे, तो उन्होंने उसने उसे खूब मारा, लेकिन वो फिर भी काम करने के लिए तैयार नहीं हुए। दोनों ने पांव ना उठाया। और फिर उसने क्या किया, गया ने जब हीरा की नाक पर जब डंडे बरसाए तो इस पर मोती बहुत क्रोधित हुआ और सारा जो भी हल जोतने का खेत जोतने का जो भी सारा सामान था वो सब लेकर गया को मारने के लिए भागा। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो उसने जान ही ली थी, अब की बार मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहां तक बचेंगे। कि हीरा मूक भाषा में मोती से बात करता है, कहता है कि भागना व्यर्थ है, कि अब भाग कर कहाँ जाएंगे, क्योंकि भाग कर जाएंगे तो ये क्या करेगा, गया फिर जाएगा और फिर से उन्हें पकड़ कर ले आएगा। मोती ने उत्तर दिया कि तुम्हारी तो उसने जान ही ले ली थी, अब की बार मार पड़ेगी। तो वो हीरा आगे कहता है, पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहां तक बचेंगे। कि अब जब बैल का जन्म लिया है खेत में काम करने के लिए या पशु के रूप में जो हमने जन्म लिया है, तो मार से हम लोग कहां तक बच सकते हैं। गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा मैं भी। लाठी लेकर आ रहा है, मोती कहता है कि हाथ में लाठियां लेकर आ रहा है तो कुछ ना कुछ इसे मजा चखा दूं। हीरा उसे समझाता है, नहीं भाई, खड़े हो जाओ। हीरा से कहता है, नहीं रुक जाओ, जरा खड़े हो जाओ। मोती कहता है, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं। तो हमारी जाति का धर्म नहीं कि हम पशु हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, अपने मालिक के प्रति इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए, उसे इस तरह मारना नहीं चाहिए। देखिए, यहाँ पर मैंने आपको आरंभ में भी बताया था कि हीरा और मोती में हीरा ज्यादा समझदार है, ज्यादा सहनशील है, और मोती को समय समय पर क्या करता है, समझाने का प्रयास करता है, उसे गलत काम करने से रोकता है। और इस पार्ट में जब प्रेमचंद की जीवनी भी मैंने कराई थी तो आपको बताया था कि प्रेमचंद ने दो बैलों के माध्यम से, दो बैलों की इसमें पाठ में हीरा के माध्यम से यहाँ पर उन्होंने नैतिक मूल्यों की स्थापना भी की। तो जगह जगह पर आपको ऐसे नैतिक मूल्य देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हीरा उसे समझाता है कि जब वो मारने की बात करता है कि क्यों ना उसे मार दूं, एक आध को मजा चखा दूं, तो यहाँ पर वो उसे समझाता है कि हमारी जाति का धर्म नहीं है, कि हम लोग क्या है, पशु हैं, मालिक के साथ इस तरह का व्यवहार करने का हमारा धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया, ऐंठ कर गुस्से में रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट ना की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। मसलहत है मतलब कि इस वक्त टाल जाना ही ज्यादा अच्छा है। मोती दिल में अटका रह गया, एकदम क्रोध में रह गया, कि जब हीरा ने उसे कहा कि नहीं ऐसा नहीं करना है, तो वो एकदम से चुप रह गया। करना तो चाहता था पर हीरा की वजह से चुप रह गया। और गया ने भी क्या किया, उसको मारा नहीं आकर, अगर वो मारता पीटता तो मोती भी बिना उसका जवाब दिए पीछे नहीं हटता। गया भी समझ गया था कि इस वक्त अगर इन पर हाथ उठाया तो ये मारने के लिए फिर से दौड़ पड़ेगा। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की दो रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई।
उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई। देखिए, घर पहुंचे, घर पहुंचकर दोनों को फिर से वही सूखा भूसा दिया गया खाने के लिए। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की दो रोटियां लिए निकली कि घर में क्या थी, एक छोटी लड़की रहती थी। अब जब उसने बैलों की दुर्दशा देखी कि बैलों के साथ कितना उन्हें मारा पीटा जा रहा है, कितना उनसे काम करवाया जा रहा है और बदले में खाने को कुछ ठीक से दिया नहीं जा रहा, तो वो लड़की क्या थी, एकदम से क्या थी, वो बैलों के प्रति थोड़ी संवेदनशील थी। इसलिए घर से दो रोटियां लेकर वहां पर आ गई और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। कि उस दो रोटियां जो उस लड़की ने खिलाई थी, उस दो रोटियों से उन बैलों का पेट तो नहीं भरने वाला था, क्योंकि उन्हें खाने के लिए तो ज्यादा चाहिए। लेकिन कहते उनकी भूख तो खैर क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। अर्थात दोनों के हृदय को भोजन मिल गया, अर्थात वो जो प्रेम का अभाव वो लोग महसूस कर रहे थे, कि जो प्रेम उन्हें झूरी के यहाँ मिलता था, जो प्रेम उन्हें झूरी से मिलता था, झूरी जिस प्रकार उनका ध्यान रखता था, उन्हें खाना खिलाता था, उनके साथ व्यवहार करता था, वो प्रेम गया के घर पर उन्हें नहीं मिल रहा था। तो कहते हैं कि यहाँ पर ऐसा लगा कि वो लड़की ने उनके प्रति जो प्रेम का भाव दिखाया, वो रोटियां खिलाकर, तो ऐसा लगा जैसे उनके हृदय को मानो भोजन मिल गया, कि उनकी तृप्ति, ठीक है, उनका पेट उस प्यार से भर गया। उन्हें उस रोटी की आवश्यकता नहीं थी, उस प्रेम की आवश्यकता थी जो उन्हें गया के घर पर नहीं मिल रहा था। ठीक है, जो उन्हें झूरी के घर पर मिलता था, गया गया के घर पर नहीं मिल रहा था। वो जो प्रेम का अभाव था, वो थोड़ी जो कमी थी, वो प्रेम उनको मिला तो उनको तृप्ति मिल गई, उनके मन को थोड़ा संतोष मिल गया। तो कहते हैं, इससे उनकी भूख तो क्या शांत होती, कि वो दो रोटियों से उनकी भूख तो मिटने वाली नहीं थी, पर उनके हृदय को मानो क्या हो गया, भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। अब बैल मन में सोचते हैं कि यहाँ भी कोई तो है जो सज्जन है, जो अच्छा है, सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। देखिए, यहाँ बताया लड़की भैरों की थी, कि उनके गया के परिवार में कोई चाचा ताऊ में कोई होगा, जैसे चाचा ताऊ में आपस में साथ में रहते हैं, तो परिवार में वो कहते हैं कि लड़की भैरव की थी, यहाँ पे नाम दिया गया है, भैरव की लड़की थी। उसकी माँ मर चुकी थी, यानी उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी थी, और उसकी जो सौतेली माँ थी उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। वो भी उसके साथ वही मारपीट करती थी, सौतेला व्यवहार उसके साथ होता था। जो सौतेला व्यवहार किसके साथ हो रहा था, हीरा और मोती के साथ हो रहा था। इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। कि देखिए, आत्मीयता का उसका सबसे बड़ा कारण भी यही था, कि वो बैलों के दुख को भली प्रकार समझ पा रही थी, अच्छे से उस दुख को समझ पा रही थी, कि जो दुख, जो सौतेला व्यवहार हीरा और मोती झेल रहे हैं, वही सौतेला व्यवहार, कि गया के लिए हीरा और मोती क्या सौतेले हैं, कि वो उसके अपने बैल तो थे नहीं, इसलिए वो अपने बैलों को तो अच्छा खाना देता है, लेकिन हीरा और मोती को क्या था, सिर्फ सूखा भूसा डाल रहा था, ऊपर से मारपीट भी बहुत रहा था, काम भी बहुत करा रहा था। तो उनके साथ जो व्यवहार हो रहा था, वैसा ही कुछ व्यवहार उसकी सौतेली माँ, यानी लड़की की जो सौतेली माँ थी, वैसा ही व्यवहार लड़की के साथ कर रही थी। तो लड़की कहीं ना कहीं उस दुख को, उन बैलों के दुख को अच्छी तरह समझ गई थी, इसलिए वो उसकी उनके बैलों से क्या थी, एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता, आत्मीयता लगाव, ठीक है, एक संवेदना का भाव उसके साथ हो गया था। चलिए आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे कहते हैं कि दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते, और रात को वही बालिका उन्हें दो रोटियां खिला जाती। कहते दोनों दिन भर जोते रहते, काम करते, डंडे खाते अड़ते, कि वो भी क्या है, काम ना करने के लिए अड़ते, लेकिन फिर भी सब कुछ सह रहे थे। शाम को थान पर वो जगह जहां पर उन्हें बांधा जाता था, और रात को वही बालिका उन्हें रात को दो रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी, कि दो दो गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल ना होते थे। कि देखिए, बैलों को, पशुओं को सूखा भूसा के साथ साथ उनको चोकर, ठीक है, भूसी वगैरह, खली वगैरह आदि मिलाकर दी जाती है, जिससे
क्या होता है, उनको ज्यादा वो अच्छा भी लगता है और उनकी सेहत के लिए भी वो चीज अच्छी होती है। तो कहते हैं कि दो दो समय सूखा भूसा खाकर भी वो दुर्बल नहीं हो रहे थे, कि उनको जो प्रेम का प्रसाद यानी दो रोटियां जो वो बालिका उन्हें खिलाकर जा रही थी, उसकी बरकत यह थी कि दो दो गाल सूखा भूसा खाकर, कि उसका कम से कम प्रभाव उन पर ये पड़ रहा था कि वो लोग दुर्बल नजर नहीं आते थे। यानी कहीं ना कहीं मन से वो क्या थे, थोड़ा बहुत उनके मन में सुकून था कि घर में, गया के घर में भी कोई तो ऐसा है जो उनसे प्रेम करता है। मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। मगर दोनों की आंखों में, रोम रोम में क्या था, पूरे उसमें रोम रोम में, पूरे शरीर में एकदम क्या था, विद्रोह भरा हुआ था। विद्रोह किसके प्रति? गया के प्रति। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एकाध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है, उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ ना हो जाएगी। तो यहाँ पर वो क्या थे, विद्रोह का भाव उनके मन में भरा हुआ था कि जिस तरह का व्यवहार उनके साथ किया जा रहा था। तो एक दिन मोती मूक भाषा में उनसे बात करता है हीरा से कि अब सहा नहीं जाता, अब क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर वो कहता है कि एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, मोती कहता है। तो वो कहते हैं लेकिन जानती हो, वो प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है, वो इस घर का मालिक है। यानी कि वो घर किसका होगा? भैरव का होगा, और गया क्या होगा? उसका भाई होगा। इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ ना हो जाएगी कि अगर हम उस घर के मालिक को मार देंगे, एक आध को उठाकर मार देंगे, वो तो कहते हैं, तो कहते हैं कि अगर हम उसे मार देंगे तो लड़की क्या हो जाएगी? अनाथ हो जाएगी। तो मालकिन को ना फेंक दूं, वही तो उस लड़की को मारती है। तो यहाँ पर गया क्या करता है, उसको कहता है कि एक काम करते हैं कि जो इस घर की मालकिन है उसी को मार देते हैं, वो वैसे भी इस लड़की पर बहुत अत्याचार करती है। तुम तो किसी तरह, आगे वो कहते हैं, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूले जाते हो। देखिए दूसरा यहाँ पर जो नैतिक मूल्य है, वो ये निकल कर आता है। बच्चों इनको अच्छे से अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा कि ये नैतिक मूल्यों की जो स्थापना की है, यहाँ पर प्रेमचंद के अनुसार नारी जाति का सम्मान हमेशा किया जाना चाहिए। नारियों पर हाथ कभी भी नहीं उठाया जाता, उनके साथ क्रूरता का या मारा पीटा उन्हें नहीं जाता, इस तरह का व्यवहार उनके साथ करना शास्त्रों में वर्जित है और प्रेमचंद सख्त इसके खिलाफ थे। इसलिए अपनी रचना में हीरा के माध्यम से वो ये बात कहलवाते हैं, वो ये कहते हैं कि लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यानी औरत जात पर हाथ उठाना मना है, यह भूले जाते हो। यानी हीरा के माध्यम से प्रेमचंद एक नई नैतिक मूल्य की स्थापना करते हैं और वो कहते हैं कि औरत जात पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। तो वो मोती को समझाता है, कहते हैं ये भूले जाते हो, तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ तुड़ाकर भाग चले। अब ये कौन कह रहा है? मोती कहता है कि तुम तो किसी तरह निकलने की आप बात ही नहीं करते, क्या करे, तोड़कर भाग चले, कि मारने की बात करता हूँ तो मारने के लिए मना कर देते हो, कि यहाँ से भागने की बात करते हो तो वो भी मना कर देते हो। तो वो कहता है हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि हाँ, ये मैं स्वीकार करता हूँ। हीरा कहता है हाँ, ये हम कर सकते हैं, लेकिन मोटी इतनी रस्सी है कि ये टूटेगी नहीं। इसका एक उपाय है कि वो कहता है कि ना, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबाकर उसको पतला कर लेते हैं और फिर एक झटके में वो टूट जाएगी। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, तो दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में ना आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। तो यहाँ पर क्या है कि वो क्या किया कि वो उसको रस्सियों को चबाने लगे। तभी वहां पर घर के दरवाजे को खोलकर लड़की आती है, उनका सर वगैरह सहलाती है। तो वो उसे बताती है लड़की की, चुपके से यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। और आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। नाथ कहते हैं नकेल को, लगाम जिसे कहते हैं, कि नाक में क्या कहते हैं, छेद डाल के एक रस्सी बांध दी जाती है मोटी सी, कि जिसमें पकड़कर खींचे तो वो क्या होता है, नकेल डालना जिसे कहते हैं। तो वो सब बात बात कर रहे कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए ताकि इनको अच्छे से कंट्रोल किया जा सके। उसने गराव खोल दिया, गराव जो बांधा हुआ था, ठीक है,
रस्सियों से जो खूंटे पे बांध दिया जाता है, तो कहते हैं कि उसने गराव खोल दिया, रस्सियां खोल दी, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। तो देखिए, यहाँ पर जब लड़की ने क्या किया, वो रस्सियां खोल दी, और खुलने के बाद भी दोनों चुपचाप वहीं खड़े रहे, कि दोनों ने एक सहसा पहले तो यही प्लान कर रहे थे, यही सोच रहे थे कि किसी तरह यहाँ से भाग जाए। रस्सियां चबा रहे थे और रस्सियों को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन रस्सियां खुल गई, फिर भी दोनों चुपचाप खड़े हैं। तो मोती इस पर पूछता है हीरा से कि आप चलते क्यों नहीं? कि मोती क्या है, हीरा को देख के चुपचाप खड़ा है। तो मोती यहाँ पर पूछता है कि भाई अब चलते क्यों नहीं? हीरा सोच रहा है कि अगर हम चले तो जाएंगे, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, यानी इस लड़की पर आफत आएगी, क्योंकि कल सब घर में इसी पर संदेह करेंगे कि उन बैलों की रस्सियां किसने खोल दी। पर लड़की भी बहुत इसमें चालाक थी, बहुत बुद्धिमान थी, चालाक तो खैर क्या, बुद्धिमान बहुत थी। उसने जहां एक तरफ बैलों की रस्सियां खोल दी, वहीं दूसरी तरफ खोलने के बाद उनको भागने के लिए बोल दिया कि तुम यहाँ से भाग जाओ। और उसके साथ ही वो जोर से चिल्लाई, कि बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। तो दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, ओ दादा, भागे बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। यानी कि साथ में उसने ये आवाज लगाकर बाकियों को ये सूचित भी कर दिया कि बैल भागे जा रहे हैं, ताकि कल को कोई भी उस पर संदेह ना करे, कि उसने तो सबको बता दिया था बैलों को भागने के बारे में। तो बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। आगे का अध्याय अगली कक्षा में पढ़ेंगे। और इसके साथ ही बच्चों, आपका जो पुनरावृत्ति कार्य है, बहुत से बच्चों ने अभी तक समय पर जमा नहीं कराया है, सबमिट नहीं कराया है। वो जल्द से जल्द इसे सबमिट करा दें, अन्यथा आपके ग्रेड नहीं लगेंगे। ये ध्यान रखिएगा, और इसका असर कहीं ना कहीं आपके इंटरनल असेसमेंट पर भी पड़